In our previous class, we had started off the chapter development, and in the class, I had given you the example development का मतलब क्या होता है, right? आप लोगों को मैंने बताया था that development means progress in any field. And then progress means किसी भी फील्ड में कुछ आगे करना. Then we had हम लोगों ने किया था that different people have different goals. जैसे घर के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का अपना गोल होता है. किसी का होता है कि दे शुड गेट वेरी फेमस. घर के अंदर किसी किसी का होता है दे शुड गेट मोर मनी. बॉयज के लिए होता है दे गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज. गर्ल्स के लिए होता है मोर फ्रीडम. देन हम लोगों ने पढ़ा दैट बिसाइड्स मनी सबके लिए एक कॉमन चीज होती है और वो होता है मनी. कोई भी कमाना चाहता है, हर एक इंसान. एक ठेले वाला है, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू अर्न मनी. एक बहुत रिच पर्सन है, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू अर्न मनी. एक बिजनेसमैन है, उसका भी मेन एम होता है टू अर्न मनी. और कोई ऑफिस जा रहा है, डॉक्टर है, लॉयर है, ही ऑल्सो वांट्स टू अर्न मनी. तो मनी हमारा कॉमन गोल है. बट क्या सिर्फ मनी जो है इट इज इम्पॉर्टेंट? नो. मनी कैन बाय द मटीरियलिस्टिक थिंग्स. यानी आप घर में टीवी ला सकते हो, लेकिन टीवी देखने के लिए जो इंटरेस्ट है वो नहीं ला सकते. यू कैन बाय अ बेड, बट नींद आपको आएगी जब आपको नींद आनी है. दैट मीन्स बिसाइड्स मनी you need job security, good environment, and facilities for your family. That is what we say development. For development, people look at a mix of goals. उसके बाद हमने पढ़ा, ये तो था इंडिविजुअल लेवल. देन वी फर्दर प्रोसीडेड टू द नेशनल डेवलपमेंट. यानी कि हम किसी देश को डेवलप कैसे बोलते हैं. हाउ डू वी से ओ वो कंट्री बहुत डेवलप्ड है, वो कंट्री बिल्कुल डेवलप नहीं है. हाउ डू वी से दैट? हाउ डू वी नो कि वो कंट्री बहुत डेवलप्ड है? हम तो वहां नहीं गए. तो हाउ डू वी से दैट वियतनाम और थाईलैंड इज लेसर डेवलप्ड देन इंडिया? Why do we say that? Why do we say that France or Europe or say UK is better than India? Why do we say? This is because there is a criteria for estimating the development of a country. तो 2 एजेंसीज है. आपके MCQ का क्वेश्चन है. देर आर 2 एजेंसीज. वन इज आपका वर्ल्ड बैंक. जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करता है? दैट टेक्स द क्राइटेरिया ऑफ एवरेज. मतलब एवरेज का मतलब होता है से इन किसी भी जगह पे से एक जगह है, वहां पर देर आर 10 पीपल लिविंग. ठीक है. एंड हम उन 10 पीपल को नाम दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड आपको दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एंड दिस ऑल्सो कम्स इन योर बोर्ड्स. मतलब ऐसा क्वेश्चन आपकी बोर्ड में भी आता है.
अब सबकी जो कमाई है, द इनकम, से everyone is earning around 500, 700, 500, 1000, 400, 600, 300, 500, 500, 500. मतलब दिस इज ओनली अ रैंडम फिगर. तो एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है? एवरेज इनकम का मतलब होता है कि ये जो जितने हमारे पास डेटा दिए हैं, इनको हम टोटल करते हैं. वी टोटल इट. नॉर्मली आपके पेपर में 4 जने का आता है. इट कम्स फॉर ओनली 4 पीपल. तो यहाँ पर है 5 + 7 12, 12 + 5 17, 27, 27 31, 37, 4000, 4005 एंड 5500. टोटल इनकम मतलब इन 10 जनों की मिलकर इनकम जो है वो है 5500. और अब टोटल कितने थे, ये जने कितने थे? देवर 10. तो हम डिवाइड कर देंगे बाय 10. तो जो हमारा एवरेज इनकम आता है वो है 550 रुपीज. द एवरेज इनकम इज 550 rupees. And this is the criteria taken by वर्ल्ड बैंक. वो क्या करता है, किसी भी कंट्री में जो हमारे इनकम होती है फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, इन तीनों में से जो इनकम होती है उसका टोटल करके वो एक एवरेज निकालता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज PCI, यानी कि पर कैपिटा इनकम. तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है? दिस फॉर्मूला कम्स इन योर पेपर. इसका फॉर्मूला होता है, आपको टोटल इनकम दिया होता है, किसी भी कंट्री का टोटल इनकम दिया होता है. जैसे यहाँ पर टोटल इनकम हमारा 5,500 था ना. द सेम थिंग, द टोटल इनकम इज गिवन एंड द टोटल पीपल लिविंग इन दैट कंट्री इज ऑल्सो गिवन, यानी कि द टोटल पॉपुलेशन. आपको उसे डिवाइड करना पड़ता है. तो वर्ल्ड बैंक टेक्स दिस क्राइटेरिया, लेकिन ये क्राइटेरिया सही नहीं है. ये क्राइटेरिया कैन नॉट बी कॉल्ड एज राइट. व्हाई? अब ये जो हमारी कंट्री थी, इस कंट्री के अंदर तो सबकी जो इनकम थी दैट वाज सेम. 500, 700, 500, 1000, मतलब तकरीबन आगे पीछे था. बट इफ यू लुक इनटू दिस बुक, ये वाला जो आप देखोगे, ये वाला, इसमें जो कंट्री ए है इसमें 9500, 10,500, 9800, 10,000, 10,200 था. बट यहाँ पर अगर आप कंट्री बी में देखोगे तो 4 लोगों की तो 500 रुपए सिर्फ, एंड एक इंसान की 48,000 है. दैट मीन्स दिस इज डिस्पैरिटी. मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. अब हमारी कंट्री को ही ले लो. हमारी कंट्री के अंदर देर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टेट इज नॉट इक्वल. अगर हम कहें कि हमारा पर कैपिटा इनकम इतना है एंड सभी जितने भी 28 स्टेट्स हैं सब बराबर दे रहे हैं, तो नो. सम ऑफ द स्टेट्स कंट्रीब्यूट मोर, सम ऑफ देम कंट्रीब्यूट लेस. सो इसीलिए हम कहते हैं कि एवरेजेस आर नॉट राइट. आपके पेपर में ये क्वेश्चन बहुत 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 बार रिपीट होता है. वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन योर बोर्ड्स एंड आल्सो इन योर स्कूल एग्जाम्स. ये वाला क्वेश्चन है, दैट इज दिस क्वेश्चन. जो क्राइटेरिया उसको अंदर आपको बताना है PCI, और उसका लिमिटेशन क्या है? इट हाइड्स द डिस्पैरिटी. मतलब इट डजंट शो द क्लैरिटी कि कौन सा स्टेट या कौन सा पर्टिकुलर एरिया ज्यादा डेवलप्ड है. ये एक एवरेज है. अब हम करते हैं सेकंड वन, दैट इज बिसाइड्स वर्ल्ड बैंक वी ऑल्सो हैव
UNDP, that is United Nation Development Program. This is one program of UN. ये क्या करते हैं? They do not take only the criteria of money. ये मनी के साथ भाई हम डेवलप तभी कहते हैं जब उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आपके एजुकेशन, देन आपका हेल्थ, पब्लिक फैसिलिटीज ये भी होती हैं. तो यूएनडीपी जो है दैट टेक्स द क्राइटेरिया ऑफ पीसीआई, एजुकेशन दैट इज लिटरेसी लेवल, एंड आपका हेल्थ. एंड देन जैसे आप लोगों की एक रिपोर्ट कार्ड बनती है, the UNDP also prepares human development report. इस रिपोर्ट में वो बताती है कौन सी कंट्री में कौन सा स्टेट ज्यादा अच्छा है, कौन सा स्टेट मोस्ट पोल्यूटेड है, मोस्ट को मतलब कि मोस्ट डेवलप्ड है, सब कुछ. और इसमें वो हम लोगों की एक रैंक बनाती है जिसको हम बोलते हैं HDI, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. So this is what we are going to study today. Now when we looked at individual aspirations and goal, we found people not only think of better income, but equal treatment, freedom in mind. Similarly, when we think of a nation, besides average, we need other attributes. अब आप ये देखो, अगर हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम, दैट इज द एवरेज इनकम, तो हरियाणा का इनकम सबसे ज्यादा है, वेरस बिहार का आपका सबसे कम है. What could be these attributes? Given the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar, मतलब ये जो है वो पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक है, मतलब जो एक स्टेट कंट्रीब्यूट कर रहा. तो अगर हम इन तीनों में देखते हैं तो सबसे ज्यादा इनकम जो है वो हरियाणा का है और सबसे कम आपका बिहार है. दैट मीन्स इन हरियाणा a person earned rupees 2,336,147 in 1 year, लेकिन बिहार में only 40,000. तो दैट मीन्स जो हमने वहां पर देखा था दैट इज वर्ल्ड बैंक, उसके अकॉर्डिंग तो हरियाणा शुड बी द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, हमारे डेवलप्ड स्टेट. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, अनदर हैंड, हरियाणा में जो आपका infant mortality rate है, that is the number of death per year of the children before going to 1 year, यानी कि 1 साल होने से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है वो आपका हरियाणा में 30, बिहार में 32. सिमिलरली जो आपका लिटरेसी रेट है आपका हरियाणा में 82, बिहार में 62, अटेंडेंस रेशियो अगेन 61 एंड 43. इसका मतलब अगर हम देखें, अगर हम इस टेबल को देखें तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड आपका केरला है, ना कि हरियाणा, क्योंकि केरला में डेथ भी कम है, लिटरेसी रेट भी ज्यादा है, एंड आपका नेट अटेंडेंस रेशियो यानी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं बिटवीन 14 to 15 ईयर्स वो भी ज्यादा है. ये आपका जो है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो केरला जो है वो एवरेज है. तो दैट मीन्स नॉट ओनली द इनकम बट
other criteria has also to be taken. What does the table show? The first column of the table shows in Kerala, out of 1,000 children born, 7 died before completing 1 year. But in Haryana, it was 30, यानी कि 3 times, 7 into 3, 7 into 4 in fact. On the other hand, if the per capita of Haryana is more than Kerala, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सिर्फ पर कैपिटा इनकम से क्या फर्क पड़ गया, पैसा होने से क्या फर्क पड़ गया, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब तो है ही नहीं. That means the problem does not end with infant mortality rate. The last column also shows about half of the children between 14 to 15 are not going to school beyond class 8. This means if you went to school in Bihar, half of your elementary class friends would be missing. यानी कि अगर आप बिहार में पढ़ रहे हो तो वहां पर जो लिटरेसी रेट है वो काफी कम है. तो दिस मीन्स नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो एजुकेशन, हेल्थ प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल. आपके पेपर के अंदर ये वाले क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट इज IMR, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year per 1,000. Literacy rate is the number of person who can read and write any one language with understanding above 7 years. ये पिछली बार भी कई बार दिया गया था आपको. एंड NAR बहुत कम आता है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु अटेंड द स्कूल बिटवीन 14 to 15 years. नाउ हाउ आर पब्लिक फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट? यू गो टू सम ऑफ द, हमारे अगर इंडिया के अंदर हम देखते हैं, देर आर मेनी सिटीज जहां पब्लिक फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, लाइक मुंबई. मुंबई में आपका पब्लिक फैसिलिटी ज्यादा अच्छा है क्योंकि वहां पर क्या है कि पीपल लिव फार अवे, तो दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट दे हैव रेगुलर मेट्रो, देन आपके जो लोकल ट्रेन्स हैं, देन आपके बसेस हैं, प्लस ऑफ कोर्स द प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह है. बट इफ यू गो टू, अगर हम दिल्ली को देखें तो हमारा पब्लिक फैसिलिटीज इतना अच्छा नहीं है. We don't have this much of public, it is there but it is not that much. But there are many states जहां पर पब्लिक फैसिलिटीज और कम है. एंड पब्लिक फैसिलिटीज सिर्फ ट्रांसपोर्ट को नहीं कहते हैं, और भी चीजें हैं जैसे आपकी ड्रिंकिंग वाटर, PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि राशन, these are also there. अब ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, and this is the one which comes in your question as question. Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live in. So income is itself not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. Normally your money cannot buy you a free, pollution free environment. आप वो खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते. It cannot get you unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless whole of your community take preventive steps. पैसा होने से कोविड बच गया? Those people who are very rich, क्या कोविड ने उन्हें छोड़ दिया? No. There are so many infectious diseases which spread. So, can money stop those? No. Actually, for many of the important things in life, also the cheapest way is to provide these goods and services collectively. अब जो rich है वो तो चलो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में चला जाएगा, but what about the poor? We are not here talking about a person like us. We are talking about a person who is very poor. Those जिनकी आपका जो इनकम लेवल है वो कम है, वो लोग क्या करें? और उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गवर्नमेंट है, इट गिव्स अस सर्टेन फैसिलिटीज. विल इट बी चीपर टू हैव अ कलेक्टिव सिक्योरिटी और फॉर ईच हाउस? डेफिनेटली हम अगर एक सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे तो हम उसको 20,000 देंगे, लेकिन अगर हम लोग मिलकर रखेंगे तो हमें सिर्फ
शायद 2 या 3 हजार देना पड़ेगा. What if no one other than you in your village is interested in studying? आप अकेले पढ़ सकते हो? No. Not unless your parents could afford you to send to some private school. अगर सब लोग जाना चाहते हैं तो the government should open schools, provide facilities. Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because वहाँ पे facilities नहीं है. Kerala has a low infant mortality rate because it has got the provision of basic health and educational facilities. Similarly, in some states, that is Andhra Pradesh, Tamil Nadu, you have the PDS. यानी कि वहां पर जो राशन का जो सिस्टम है दैट्स वेरी गुड. तो जो गरीब से गरीब भी इंसान होता है, he or she is also able to afford. Health and nutritional status of people of such status is certainly likely to be better. आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि why does Kerala have a low infant mortality rate whereas Punjab does not? क्योंकि पंजाब के अंदर आपके पब्लिक फैसिलिटीज नहीं है. I think this question is also there in the NCERT only. ये रहा. Now they have changed the name as Haryana. Last year it was Punjab. Kerala with lower per capita income has a better human development ranking than Haryana. So why? Because Kerala के अंदर आपके health and education facilities है. इनफैक्ट अभी तो 94% है, बट केरला एक टाइम ऐसा था जहां 100% जो है लिटरेसी रेट था. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100% लिटरेसी रेट? मींस वहां हर इंसान जो है वो पढ़ा लिखा होता है. इट डजंट मीन दैट पर्सन इज इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर्स. नो, एटलीस्ट द बेसिक्स होते हैं. And you must have seen most of the Keralites, they are either, they work in the areas of UAE, that is Kuwait, Dubai वगैरह में काम करते हैं. And most of the women, they are working as the nurses. तो ये एक बहुत बड़ी चीज है. नाउ ये तो हमने पढ़ा कि ये चीजें जरूरी है. तो ये सब चीजों को कौन एनालाइज करता है? इन इंडिया हमारे यहाँ पर नेशनल सैंपल, अब तो इसका नाम जो है एनएसओ है. पहले एनएसएसओ था, अब इसका नाम एनएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ये जो है ये डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट. छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट से लेकर ये कलेक्ट किया जाता है एंड इट इज सेंट टू यूएन, यूनाइटेड नेशन भेजा जाता है. So once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure. पैसा तो जरूरी है, but साथ में एक. There could be a long list of such criteria, but then it would not be so useful. What we need is small number health and education indicators, such as the one we use in comparison of Kerala and Haryana are among them. Over the past decade, health and education indicators have come to widely used along with income as a measure of human development. So, the Human Development Report published by UNDP, आपके पेपर में आता है कि which agency publishes it? तो वो है आपका UNDP, United Nation Development Program. Based on the educational level, health status and per capita income. आपके पीछे क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टेकन. अब आप देखो, मतलब एक कितना अजीब सी बात है. वी आर, श्रीलंका हमसे छोटा देश है एंड इनफैक्ट हम लोगों ने पावर शेयरिंग में पढ़ा कि श्रीलंका में सिविल वॉर है. हमको ये भी पता है कि लास्ट ईयर इन श्रीलंका देयर वाज एन इकोनॉमिक क्राइसिस. स्टिल अगर आप देखो तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है, दैट इज वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है उनमें श्रीलंका स्टैंड्स ऑन 73rd पोजीशन. और इंडिया जिनके पास सब कुछ है, हमारा जो रैंक है वो 130 है. कितना पीछे, सोचो. वाई? आपके पेपर का क्वेश्चन है वाई.
क्योंकि हमारे यहाँ पर वी डू नॉट पे अटेंशन ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन. We don't have enough schools which are provided by government. Now होता क्या बच्चा हमारे यहाँ पर जो हमारे एक मतलब कि इन इंडिया what is the common problem is कि गवर्नमेंट स्कूल में ओ हम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में तो गरीबों के बच्चे जाते हैं. नाउ जहाँ गरीब के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते नहीं है, वो स्कूल जाते ही नहीं है. उनका मानना है कि वी विल वर्क इन द फार्म्स, वी विल वर्क इन दी हाउसेस, वी विल अर्न मनी. अब द गवर्नमेंट नीड्स टू सेट अप अ सिस्टम जहां हर एक इंसान ऐसी फैसिलिटीज को ले सके. द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव इट. सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, देन आपका स्वच्छ भारत अभियान. इनके थ्रू गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्टिल हमारा एजुकेशन एंड हेल्थ इज वेरी पुअर. लेट अस नाउ कम टू द हेल्थ सेक्शन. इन रूरल एरियाज हम लोग वी डोंट थिंक दैट हमारे घर के आसपास में तो यशोदा भी है एंड मैक्स भी है, तो प्लीज डोंट टॉक अबाउट दोज हॉस्पिटल्स. दे आर ऑल प्राइवेट. वहां लोग जाएंगे तो क्रोर्स में मनी लगता है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन पीपल. नाउ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कितने हैं पूरे दिल्ली में? एम्स एक है, देन हमारे यहाँ पर आपका यूसीएमएस दैट इज आपका जीटीबी एक है, देन वी हैव डीडीयू एंड वन मोर. बट हमारे इन दिल्ली का जो मतलब कि नंबर ऑफ पीपल है वो कितने हैं? तो 4 हॉस्पिटल इतने लोगों के लिए काफी है? नो. नाउ लेट अस गो टू रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में तो ना हॉस्पिटल्स होते हैं और वहां तो छोटी सी डिस्पेंसरी होती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द डॉक्टर्स डोंट इवन सिट देयर. उन बेचारों को या तो दे गो टू द क्वैक्स. दे गो टू द क्वैक्स. नाउ हु आर क्वैक्स? वो जो झूठे डॉक्टर्स होते हैं, वो झोला छाप डॉक्टर्स. आपने देखा होगा बंगाली दवा खाना. अगर हम एमबीबीएस करते तो उसमें लिखा होता है BBM1 MS कुछ भी नाम. और घर में जो मतलब की प्रैक्टिस करते हैं वो लोग. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इन लैक ऑफ मतलब उन लोगों को दवाई ना मिलने की वजह से वहां पे डेथ ज्यादा होती है. द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया as compared to the students. हमारे यहाँ every year 2.5 lakh students give 10th exam from CBSE. मैं सिर्फ CBSE के बारे में बात कर रही हूँ. We are also having IB, we are also having ICSE, we are also having state boards. हमारे पास में इतने सारे बोर्ड्स हैं. इनमें से मैं सिर्फ CBSE के बारे में बात कर रही हूँ कि every year 2.5 lakh students give exams. बट हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सिर्फ 800 है. देन जब बच्चों को एडमिशन चाहिए होता है तो देर आर नो कॉलेजेस एंड द प्राइवेट कॉलेजेस उनकी तो फीस इज क्रोर्स. इफ यू वांट टू डू एमबीबीएस फ्रॉम एनी प्राइवेट. मेरी एक स्टूडेंट है मुस्कान. नाउ शी इज डॉक्टर, इनफैक्ट शी इज अ प्रॉपर डॉक्टर नाउ. इसी साल अभी हुई है, 15-20 दिन पहले ही शी बिकेम अ डॉक्टर. हमारे इंस्टीट्यूट में थी. शी स्टार्टेड फ्रॉम 6th standard एंड शी वाज देयर टिल 12th standard. शी उनके पेरेंट्स ने आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्कूल कॉलेज क्योंकि वो एक मुस्लिम कॉलेज है इन आगरा. दे हैड गिवन 22 लाख रुपीज पर ईयर. 5 years का कोर्स था प्लस आपका जो मतलब कि दिस वाज ओनली द कोर्स फी प्लस आपका जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड देन हॉस्टल ये सब अलग. एंड अब अगर उसके मास्टर्स करना है, मान लो अब उसको डेफिनेटली मास्टर्स नहीं करेगी तो कोई वैल्यू नहीं है. मास्टर्स करना है तो हर एक फील्ड का मतलब जैसे कार्डियो हो गया, देन आपका ऑर्थो हो गया, देन आपका मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, हर एक की फीस अलग है. फॉर कार्डियो इट इज 70 lakhs, फॉर ऑर्थो इट इज 40 lakhs, फॉर मेडिसिन इट इज अगेन 50 lakhs. अब कहाँ से लाएगा इंसान 1.5 करोड़? That means we need more hospitals, we need more doctors. अभी मन की बात में I had seen मतलब मैं एक
करंट अफेयर्स फॉलो करती हूँ, आई फॉलो अ पेज, तो उस पेज में लिखा है कि आने वाले टाइम में द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस विल इंक्रीज, और इसीलिए हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज कम है. इन अदर कंट्रीज यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, आप कनाडा में रहते हो या आप यूएस में रहते हो, तो वहां क्या होता है कि एवरी पर्सन हैज टू गिव द टैक्स. एवरी पर्सन हैज टू गिव द टैक्स. नाउ इनिशियली एक बार आप टैक्स देते हो, आप चाहे गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, वट एवर यू आर, यू कैन गो टू एनी हॉस्पिटल. आपको एक कार्ड दे दिया जाता है and you can go to any hospital, get the treatment. You don't need to look for, max and aims. So we need such public facilities, right? दूसरा, एक ये वाला था, उस दिन आई हैड डन दिस विद यू. अगर हम, अब यहाँ पे लिखा है कि केरला इज गुड, एंड यहाँ पे ये भी लिखा है कि केरला में हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस ठीक है, तो हाउ डू वी फाइंड कि आपका न्यूट्रिशन ठीक है या नहीं? So for finding that, there is one simple way which is called as BMI, और आपके भी पेपर में BMI कैलकुलेट करने को आता है. तो BMI का मतलब हो जाता है एनी पर्सन, कोई भी, मैं अपना भी कर सकती हूँ, आप अपना कर सकते हो. द सिंपल फॉर्मूला इज हाइट, मतलब आपका जो वेट है वो होना चाहिए, वॉट एवर योर वेट इज, 40, 45, 60, 70, whatever it is there, वो. And then your height. अब हाइट को हमें करना पड़ता मीटर्स में. हमारे पास जो नापने का मशीन होता है वो सेंटीमीटर में देता है. मान लो आपका 170 सेंटीमीटर से 1, तो हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं तो 1.7 मीटर्स. अब आप मान लो आपकी जो वेट है वो 60 किलो है, अज्यूमिंग, एंड आपका हाइट है 1.7, हम उसका स्क्वायर कर देते हैं. दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला. यू हैव टू रिमेंबर दिस विल बी देयर इन योर एमसीक्यूज. वेट इन किलो एंड हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर. वेट को तो हम किलो में लेंगे और वेट को हम, सॉरी, हाइट को हम लेंगे मीटर्स में. So now we have to calculate the BMI. So let us calculate it on a random figure. First 1.7 का आपका जो स्क्वायर है वो हो जाएगा आपका 4.59. 60 divided by 4.59. यानी कि 13.07. This means the child is undernourished because according to BMI, हमारा जो BMI है, it should be 18 to 24.5. ये आइडल होता है, बिल्कुल सही होता है. दिस इज द आइडल. वेरस 18 से कम अगर आपका हुआ तो आप अंडर नरिश्ड हो. उसी तरीके से 25 से लेकर अगर आपका 27.5 तक है तो यू आर ओवर वेट. एंड अगर आप 28 से भी ज्यादा हो देन यू आर कॉल्ड एज ओबीस, यानी कि बहुत ज्यादा मोटे, यानी कि ज्यादा बीमारी. जो इंसान बहुत मोटा या जो इंसान बहुत कमजोर होता है, दोनों ही जो है दे इनवाइट द इलनेस. एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू इम्प्रूव आवर HDI. Isn't it surprising? ये आपका पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमसे छोटा हमारा नेबर हमसे बेटर है. हाँ, इंडिया ये भी कह सकता कि मुझसे तो कमजोर नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, बट दे आर ऑल वेरी स्मॉल एंड दे आर ऑल नॉट राइट नाउ नॉट अ प्रॉपर कंट्री. Many improvements have been
suggested, मतलब बहुत सारे किया गया है, but still health and education should be considered, right? So this is the report prepared by what we call as UNDP. UNDP जो है वो ये रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है, ठीक है। नाउ लास्ट इज नॉट ओनली दैट हमारा हेल्थ, पब्लिक फैसिलिटीज या फिर एजुकेशन सही होना चाहिए, वी ऑल्सो नीड टू हैव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये वाला जो कंसेप्ट है ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में भी है, and this is also there in this chapter, and this is one of the very important question. I'll be doing this with you. एक question है ये वाला, consequences of ये वाला, ये this is a very famous question of boards as well as school. Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundary. Means we have two examples. एक है ground water which is renewable, और दूसरा है आपका fossil fuels which is non renewable, और हमें दोनों को ध्यान से देखना है। Suppose for the present that a particular country is quite developed, तो हम तो यही सोचेंगे कि this level will go up. This is obviously desirable. However, since the second half of 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. मतलब हमें जो है अपने जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पानी हो, एग्रीकल्चर हो, मिनरल्स हो, सबको ध्यान से यूज करना है। रीसेंट एविडेंस ये दो एग्जाम्पल्स हैं, और आपके पेपर में आता है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राउंड वाटर एंड that groundwater is under serious threat of overuse. According to the survey, India will become scarce in water by 2025. अभी ही हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पानी की बहुत दिक्कत है। About 300 districts have reported a water level decline. मतलब जो आपका पानी का जो लेवल है वो एक, there should be a table, लेकिन अभी क्या है, धीरे 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 वो टेबल हमारा कम होता जा रहा है। In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of resource continues. Groundwater overuse is particularly there in Punjab and Western UP, hard rock plateau areas of central and southern area, some coastal area, and rapidly growing urban settlement. जहाँ आपके अर्बन सेटलमेंट्स हैं वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पानी नीचे से सबको ग्राउंड वाटर को ड्रॉ किया जाता है। देन खेतों के लिए हमें बहुत पानी की जरूरत होती है, स्पेसिफिकली राइस, देन आपका जो वीट, इनके लिए तो हम उसको ओवर यूज करते हैं। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। These resources are replenished by nature. Replenish मतलब ये दोबारा बन जाते हैं, they can be renewed. However, अगर हम इनको ओवर यूज करेंगे तो पानी नहीं बनेगा, क्योंकि हो सकता है बारिश ना आए। For example, in the case of groundwater, if we use more than what is replenished, then we would be overusing. भाई बारिश तो थोड़ा सा ही देगी ना, हमें उतना ही यूज करना जितना बारिश हमें वापस दे सकता है। Non-renewable resources are those which will get exhausted after a few years. We have a fixed stock of earth on earth which cannot be replenished. फिर हमें न्यू रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे एड टू द स्टॉक, फिर वो भी हमारे खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, आपका जो तेल, अब हमें नहीं पता है जब वो खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। दिस इज द वन, द टेबल गिव्स द एस्टिमेट ऑफ क्रूड ऑयल, मतलब वो कितने साल तक रह सकता है। मिडिल ईस्ट में जो ऑयल है दैट इज आपका यूएई, वहां 70 इयर्स और हमारा चल सकता है। यूएस में जो है वो सिर्फ 10 साल और चल सकता है, एंड ओवरऑल वर्ल्ड में और थोड़ा 50 साल। फिर देन व्हाट? So that means we need to sustain our development.
consequences of environmental degradation do not respect national or state boundary. अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट मीन्स अब ये जब कोई भी डिग्रेड होगा, ग्लोबल वार्मिंग हुई, क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, दैट वुड नॉट बी कि चलो भाई दिल्ली वालों ने नहीं किया तो हम दिल्ली में जाकर नहीं करेंगे, ऐसा वो नहीं करता। या इंडिया ने ओवर यूज नहीं किया तो हम इंडिया को अफेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। whenever there is something which will affect, that would affect the entire globe। जब आपके ओशन के अंदर टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं तो earthquake can come in any part of the world, tsunami or such things can come in any part of the world। तो इट डज नॉट से कि भाई इस कंट्री ने नहीं किया तो हम यहाँ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which the scientists, economists, philosophers, and social scientists are working. Now, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, what is sustainable development? And this I had done in your resources and development also. The development which we make for the present, मतलब हम अपने लिए तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो लिविंग इट फॉर द फ्यूचर। यानी सोच समझ कर किसी भी चीज को यूज करना इज कॉल्ड एज सस्टेनेबिलिटी। इन जनरल, द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज पेरिनियल। At all times, as a member of society and individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become, what our goals are, and the debate on development continues. So this is the chapter what we call as development, and you can see on your book there are number of questions। even आप इसके अंदर से जो मेन क्वेश्चंस हैं इनको भी याद करते हो so it is more than enough for your boards also, but definitely we are going to do certain other questions also, competency based also। जैसे मैंने आपको एवरेज वाला बताया था, this is there। then you can see why is the issue of sustainability important। इसमें क्वेश्चन में आ जाता है explain with examples, और इसी का सेम है, ये क्वेश्चन का सेम है। The earth has enough resources to meet the needs but not to satisfy the greed, सेम आपका यही क्वेश्चन है। then list a few examples, this is a competency based जो आपने अपने आसपास में देखा। then this is a question based on data, तो न्यूट्रिशनल लेवल, एंड बताना है कि क्यों न्यूट्रिशनल लेवल आपका कम है। so these are some of the questions which are going to be there from your book, as well as we have certain questions which we will be doing in our assignment sections also। so this is the entire chapter what we call as development।